नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं अनुषी गुप्ता। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया। इस बिल को लेकर मुस्लिम समाज में दो तरह की राय है। एक समूह इसका समर्थन कर रहा है, जबकि दूसरा इसका विरोध कर रहा है। कुछ मुस्लिम हस्तियों का मानना है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप कर रही है और इस बिल को पास कराकर वो अपनी इसी मंशा को पूरा करना चाहती है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल से वक्फ से जुड़ी संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन करेगी। इस बिल से जुड़े लोगों के मन में कुछ मिथक हैं, जो आपको इस वीडियो में हम विस्तार से समझाएंगे। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट हमारे रिपोर्टर हमें साझा कर रहे हैं और इसी से जुड़े कुछ मिथक के जवाब को समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रशांत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मेरी आवाज ठीक आ रही होगी, उम्मीद कर रहा हूँ मैं। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। प्रशांत जी, सबसे पहले ये बता दीजिए कि आखिर वक्फ क्या है। देखिए, वक्फ हम उस अचल या चल संपत्ति जो होती है, ये मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, जो कोई व्यक्ति, जैसे मैं अगर चाहूँ तो मेरी कोई अगर अचल संपत्ति मैं हमेशा के लिए किसी चैरिटी के लिए, किसी धार्मिक काम के लिए, किसी पायस काम के लिए अगर मैं डेडिकेट करना चाहूँ, उसको डोनेट करना चाहूँ, तो उसको वक्फ बोलते हैं, उस संपत्ति को वक्फ बोलते हैं। और जो डोनेट कर रहा है उसको वाकिफ बोलते हैं। तो ये इस्लाम में इस बात की इजाज़त है, इस्लाम में इस तरह की परंपरा सालों से चलती आ रही है, तो उसी को वक्फ बोलते हैं। प्रशांत जी, जब से ये सामने आया है कि आज लोकसभा में ये बिल पेश किया जाएगा, तब से कुछ मिथक को लेकर बहुत ही विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। तो अब हम बारी-बारी से कुछ ऐसे ही मिथक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला मिथक ये है कि क्या वक्फ संपत्तियां खत्म कर दी जाएंगी अगर बिल पेश हो जाता है? नहीं, देखिए, अभी तो बिल चर्चा चल रही है। बिल जब पास होगा उसके बाद कानून बनेगा। ये कानून वक्फ संपत्ति को रेगुलेट करने के बारे में है। वक्फ संपत्ति जो होती है, जो करीब देश भर में, जो अभी लेटेस्ट फिगर है सरकार के मुताबिक, वो करीब 8.7 लाख वक्फ संपत्तियां हैं देश भर में, जिनके पास 9.4 लाख एकड़ ज़मीन है। तो उन सारी वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट कैसे किया जाए, उसको बेहतर उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, ये उसके बारे में है। ये वक्फ संपत्तियों के बारे में नहीं है। वक्फ संपत्तियों को कैसे उसका संचालन किया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि ऐसा पहली बार नहीं है कि वक्फ को लेकर कोई कानून बनाया जा रहा है। अभी भी जिस बिल पर चर्चा हो रही है लोकसभा में और राज्यसभा में भी चर्चा होगी, वो 1995 में जो वक्फ का कानून बना था, उसी में बदलाव के लिए उसको लाया गया है। और जो 1995 का वक्फ कानून है, वो भी वक्फ संपत्तियों के संचालन के लिए, उसके रेगुलेशन के लिए, उसके वेरिफिकेशन के लिए, कैसे वक्फ संपत्ति बनाई जा सकती है, पूरे संचालन कैसे होता है, उसके लिए वो कानून था। उसमें कुछ सरकार का कहना है कि लूपहोल्स हैं, कुछ कमियां हैं, उन्हीं को दूर करने के लिए कानून लाया गया है। वक्फ संपत्ति छिन जाएगी या वक्फ संपत्ति पर कुछ होगा, उसके बारे में नहीं है। कैसे रेगुलेट होगी वक्फ संपत्तियां बेहतर तरीके से, उसके बारे में है। तो सरकार का तो यही कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियां छीनने का तो कहीं दूर दूर तक सवाल ही नहीं है। ओके। दूसरा मिथक ये है कि क्या वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे अगर बिल पास हो जाता है तो? नहीं, देखिए, दो तरीके की वक्फ संस्थाएं होती हैं। एक तो केंद्रीय स्तर पर होता है, जिसको सेंट्रल वक्फ काउंसिल बोलते हैं। वो मेरे ख्याल से 11 सदस्य उसमें होते हैं और केवल 2 सदस्य नॉन मुस्लिम होंगे। ये जो बिल में जो प्रावधान किया गया है, और राज्य स्तर पर भी जो आमतौर पर 9 सदस्य होता है, उसमें भी 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। और गैर मुस्लिम का मतलब ये नहीं है कि उसमें केवल हिंदू होंगे, वो सिख भी हो सकता है, वो ईसाई भी हो सकता है, वो बौद्ध भी हो सकता है, वो जैन भी हो सकता है। कोई भी गैर मुस्लिम 2 सदस्य होने चाहिए, ये बिल में प्रावधान किया गया है, जो पहले नहीं था। उसके अलावा एक महिला सदस्य को भी इसमें जगह दिया गया है, जिसके बारे में चर्चा कम हो रही है। एक महिला सदस्य जो आमतौर पर मुस्लिम समाज से ही आएंगी, उनको भी स्थान दिया गया है। राज्य वक्फ बोर्ड में भी और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी उनके लिए एक स्थान दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, बहुमत तो अभी भी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो ज़्यादातर उसके मेंबर रहेंगे, उन्हीं का रहेगा। केवल 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। जी, तीसरा मिथक मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण नहीं होगा? नहीं, वक्फ संपत्तियां जो, देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। जब से ये कानून बन जाएगा, जब ये कानून अमल में आ जाएगा, तो जो भी नई वक्फ संपत्तियां बनेंगी, वो बिना वेरिफिकेशन के नहीं बनेंगे। उसमें ये बिल्कुल साफ कर ये है
कि अभी तक ये हो रहा था कि वक्फ बोर्ड जो होता था जी वो वही सर्वे करवाता था, एक सर्वे कमिश्नर होता था, नियुक्त किया जाता था राज्य सरकार की तरफ से, वही सर्वे करता था। अगर वक्फ संपत्ति किसी ने वक्फ दान किया, जैसे मैंने, फिर से मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं अगर कोई संपत्ति दान करता हूँ तो उसमें 3-4 चीज़ों की जांच की जाएगी। पहला ये कि क्या जो संपत्ति मैं दान कर रहा हूँ वो मेरी संपत्ति है या नहीं। जी दूसरी जी बात, एक प्रावधान और किया गया है कि मैं जो भी संपत्ति दान कर रहा है उसके लिए ज़रूरी बनाया गया है कि वो कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म उसने स्वीकार किया हो। 5 साल से मैं मुसलमान हूँ, तभी मैं कोई जी संपत्ति दान कर सकता हूँ। और उसके अलावा एक बार मैंने एप्लीकेशन लगाई कि मुझे अपनी संपत्ति दान करती है, तो इन सब पैरामीटर्स पे उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके वेरिफिकेशन के कलेक्टर जिस भी ज़िले में ये संपत्ति होगी वो उसकी जांच करेगा। अंतर सिर्फ जैसा जो मैंने कहा कि नए कानून में यही सब प्रावधान है। पहले वक्फ बोर्ड ये वेरिफिकेशन करता था, अब जी वेरिफिकेशन का काम कलेक्टर करेंगे और कई और पैरामीटर्स पे भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। पहले ये देखा जाएगा कि मेरी संपत्ति है भी या नहीं है, क्योंकि कई तरह की ये शिकायतें आती हैं कि किसी भी संपत्ति को कोई दान कर देता है, पता चला वो डिस्प्यूट में चली जाती है, जी क्योंकि जिसने दान किया उसकी संपत्ति ही नहीं रहती है वो। ऐसा तो क्या आमतौर सर पे भी कई बार ऐसा कुछ होता है। वेरिफिकेशन तो प्रोसेस में कुछ बिल्कुल। बदलाव होगा या फिर जो पहले वक्फ बोर्ड करता था और अब जो आप बता रहे हैं कि जो कलेक्टर करेंगे तो दोनों प्रोसेस वेरिफिकेशन का सेम होगा? नहीं, नहीं, जैसा मैंने कहा वेरिफिकेशन का प्रोसेस अब डिफरेंट हो जाएगा। पहले जी वक्फ बोर्ड की तरफ से ही वेरिफिकेशन किया जाता था और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होती थी तो फिर ट्राइब्यूनल, एक वक्फ के लिए अलग ट्राइब्यूनल होता था, उसमें आप जा सकते थे। अब वक्फ का जैसे ही कोई नए एप्लीकेशन आएगी तो वो उसका वेरिफिकेशन वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा कि ये वक्फ संपत्ति है या नहीं। कलेक्टर जी उसका वेरिफिकेशन करेगा और फिर वो उसको वेरीफाई करेगा। तो अंतर सिर्फ प्रोसेस का आया है, जो पहले हो वक्त बोर्ड करता था अब वो कलेक्टर करेगा, लेकिन वेरिफिकेशन पहले भी होता था अब भी जारी रहेगा, उसका प्रोसेस चेंज हो गया। जी सर, अब चौथे मिथक की बात करते हैं। चौथा मिथक ये है कि क्या नए संशोधन के तहत मुसलमानों की निजी भूमि अधिग्रहित कर ली जाएगी? मुसलमानों की, माफ करिएगा मैंने सुना नहीं। क्या नए संशोधन के तहत मुसलमानों की निजी भूमि अधिग्रहित कर ली जाएगी? नहीं, 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 ये बहुत बड़ा मिथक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जी ये केवल वक़्त क्या होता है, अगर मैं खुद से अपनी ज़मीन दान करूँ तो, ऐसा जी नहीं है कि हर संपत्ति, जो भी देश में मुसलमान 20 करोड़ के आस-पास रहते हैं, उनकी हर संपत्ति वक़्त नहीं होती है। अगर मैं कोई संपत्ति दान करता हूँ अपनी इच्छा से और ये वक़्त के तौर पे दान करता हूँ, तभी वो संपत्ति वक़्फ होगी। ऐसा नहीं है कि हर जगह, और ये वॉलंटरी होता है, आप खुद दान करते हैं, कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता कि आपको दान करना है। तो पहले की तरह ही आप दान करते रहेंगे। जैसा मैंने कहा कि उसके वेरिफिकेशन का प्रोसेस थोड़ा चेंज होगा, लेकिन वही संपत्ति होगी वक़्त के तौर पे जो हम खुद से दान करेंगे। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की हर संपत्ति पर की जाँच की जाएगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वक़्फ होता ही नहीं है वो चीज़, वक़्फ तो हर निजी संपत्ति वक़्फ होती भी नहीं है। जी। जी, अब पांचवा मिथक सर ये है, क्या ऐतिहासिक वक्फ स्थल जैसे कि मस्जिद, दरगाह और जो कब्रिस्तान होते हैं, उनकी पारंपरिक स्थिति प्रभावित होगी? कुछ चेंजेस आएंगे नहीं, उसमें? नहीं, इसको लेकर थोड़ा भ्रम ज़रूर था। जब ओरिजिनली जब बिल आया था अगस्त में, तो ये एक शिकायत थी कुछ पार्टियों की भी, कि ऐसा लग रहा था बिल से कि जिसको वक्फ बाय यूज़र बोलते हैं, जैसा जो आपने कहा, जिसमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान वगैरह आते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि वो माने उनका फिर से वेरिफिकेशन होगा और वो ख़त्म हो जाएंगे कहीं-कहीं अगर वेरीफाई नहीं होता है तो। लेकिन सरकार ने ये आज भी क्लियर किया है, किरेन रिजिजू ने जो अपना शुरुआती भाषण दिया, कि ये रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा वक्फ बाय यूज़र पे, मतलब पुरानी तिथि से ये लागू नहीं होगा। जी, अब जो एप्लीकेशन आएँगे आगे एक बार कानून बन जाने के बाद, उसी पर वक्फ कानून लागू होगा। ये रेट्रोस्पेक्टिव यानी पिछली तारीख से लागू नहीं होगा, यानी जो जहाँ पर है वैसे ही बना रहेगा। हाँ, उसमें एक चीज़ ज़रूर कही गई है कि कोई वक्फ बाय यूज़र संपत्ति जो पहले से जिस पर कोई लिटिगेंट है, जैसे कोई पेच फंसा हुआ है, वो जिस पर कुछ कानूनी पेच फंसा हुआ है, डिस्प्यूटेड है या सरकारी ज़मीन पर है, उस पर फिर जी, कुछ जो पहले से चला आ रहा है, उस पर डिस्प्यूट अगर पहले से चला आ रहा है, तब उसको फिर से उस पर वेरिफिकेशन का प्रोसेस चालू होगा। लेकिन जिस पर ये चीज़ें नहीं है,
वो जस की तरह, चाहे वो मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, मदरसे हो, दरगाह हो, वो पहले की तरह जी। बने रहेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा, ये अब बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है सरकार की तरफ से। सर, एक में तक ये है कि क्या ये बिल गैर मुसलमानों को मुस्लिम समुदाय की संपत्ति पर नियंत्रण की अनुमति देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वही मैं जैसा पिछली एक और भी जो आपने पिछली बार ये पूछा था कि क्या निजी संपत्ति पर अधिकार हो जाएगा। जी, जी, जी। एक वक्फ संपत्ति हो गई और उसको रेगुलेट करने के लिए एक वक्फ बोर्ड होता है राज्य में, और केंद्र में सेंट्रल वक्फ काउंसिल होता है। वही उन सब वक्फ संपत्तियों को देखेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे मैं अगर हिंदू हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी मुसलमान की जमीन पर जाके बोल दूंगा कि मेरी संपत्ति है। वक्फ का उससे कोई लेना ही देना नहीं है, इस कानून का उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कोई भी अगर किसी के मन में ये भ्रम है तो ये दूर हो जाना चाहिए। इसका उन सब चीज़ें से कोई लेना देना ही नहीं है। ये कुछ ऐसी ही बात है जो सीएए में जिस तरह की बातें होती थी कि नागरिकता सबकी छिन जाएगी, वो उसी तरह की बात है। ये केवल और केवल, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो वक्फ संपत्ति होती है उसी को रेगुलेट करने के लिए जो कानून बना था 1995 में, उसमें जो कमियां रह गई हैं उसमें सुधार करने के लिए लाया गया है। इसमें हिंदू किसी मुसलमान संपत्ति पर अधिकार कर लेगा और या मुसलमानों की निजी संपत्ति का को सरकार ले लेगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। जी, ऐसा क्यों है कि एक जो समुदाय है मुसलमानों का वो समर्थन कर रहा है, दूसरा जो समुदाय है वो विरोध कर रहा है? तो ये बिल पेश होना कितना सही है? नहीं, देखिए, अब इसमें तो दोनों के अपने-अपने तर्क है, इसमें मैं अपना तर्क क्या दे सकता हूँ? मैं आपको केवल ये कह सकता हूँ कि दोनों पक्ष जो है उनका तर्क क्या है। सरकार का तर्क है और जो बिल के इस समर्थन में हैं, उनका तर्क ये है कि कई उदाहरण वो गिनाते हैं, जिसमें जी, 7-8 उदाहरण वो गिनाते हैं कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी इस बिल की। एक तो जितने भी वक्फ संपत्तियाँ हैं, जितनी भी देश भर में, उनका जो संचालन होता है, उसमें कई तरह की गड़बड़ियाँ पाई गई। और किरेन रिजिजू का ये कहना है कि उनको बिल लाने के पहले कई तरह के रिप्रेजेंटेशन आए थे कई संगठनों से, मुस्लिम समुदाय संगठनों से, कि इसको ठीक किया जाना चाहिए, इसको जो लूपहोल्स हैं उसको ठीक किया जाना चाहिए। तो इसलिए ये लाया गया। अब 7-8 एक बड़ा उदाहरण सरकार की ओर से ये दिया जाता है कि द्वारका के पास, जो गुजरात में द्वारका है, वहाँ जी, पे जी। बेट द्वारिका है, एक जगह जो समंदर में है। जी, तो वहाँ जी। पे 2 आइलैंड पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया था। तो ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने कहा कि ये तो भगवान कृष्ण की नगरी रही है, तो यहाँ वक्फ का सवाल, वक्फ संपत्ति का दावा, वक्फ बोर्ड का दावा कैसे बनता है और ये वक्फ संपत्ति कैसे हो सकती है? तो सरकार का जो तर्क है, मैं सरकार की तरफ से अभी बात कर रहा हूँ, उनका तर्क ये है कि कई तरह के मिसयूज हो रहे थे जो 1995 के वक्फ एक्ट में, वक्फ कानून में जो पावर दिए गए हैं कि किसी भी संपत्ति को आप वक्फ संपत्ति का दावा कर सकते हैं, उनका मिसयूज हो रहा था। और एक बार वक्फ संपत्ति हो भी जाती थी, उसका संचालन ठीक से नहीं होता था। जो जो जिस काम के लिए संपत्ति दी गई है, वक्फ की संपत्ति, उसका इस्तेमाल नहीं हो के किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कहीं होटल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जो कि वर्जित है, जो कि नहीं हो सकता है। तो सरकार का तर्क ये है। विरोधियों का तर्क ये है, जो आप पिछले कई सवालों में पूछ चुकी हैं, उनका ये कहना है कि ये जो वक्फ का पूरा मामला है, ये मुस्लिम जो समाज है, जो इस्लाम धर्म है, उसका ये आंतरिक हिस्सा है, या उसकी परंपरा का हिस्सा है। तो अगर सरकार इसमें ज़्यादा कोई कड़ाई करती है या अपना कानून लाती है, तो ये उसके मुस्लिम धर्म का जो उसकी जो परंपरा है उसमें हस्तक्षेप करने के जैसा है। तो उनका तर्क ये है। तो दोनों जो इसके पक्ष में हैं, जो विरोध में हैं, उनके अपने अपने तर्क है। मैं उसी को आपके सामने रख सकता हूँ, दर्शकों के सामने। एक्सपर्ट कोई बता सकता है कि दोनों के तर्कों में कितना दम है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि केवल वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने के लिए, बेहतर संचालन के लिए, उसके प्रशासन के लिए, उससे ज़्यादा फ़ायदा हो जिस काम के लिए वक्फ की संपत्ति दी गई है। अब होता है कई बार कि वक्फ की जिस संपत्ति को दी गई, उस पर किसी ने इंक्रोचमेंट कर लिया, अतिक्रमण कर लिया, तो उसका असर ये होता है कि जिस काम के लिए वो संपत्ति दी गई वो इस्तेमाल ही नहीं होता है, जिसने अतिक्रमण किया वो उसका इस्तेमाल कर रहा होता है। तो कई तरह की शिकायतें मिली थी सरकार को, इसलिए सरकार ये बिल लेकर आई है। तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं। मुझे लगता है कि आज पूरा डिबेट, और कल भी राज्यसभा में ये डिबेट संभवतः होगा, जी, जी, जी। लोगों को लोग सुनना काफ़ी चाहिए और फिर कन्फ्यूज़ इसमें थे अपना कि तर्क जितने गढ़ना भी चाहिए। मैंने आपसे पूछे हैं, लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ थे कि मतलब प्रदर्शन क्यों हो रहा है, मुसलमानों के हित में है या नहीं है, पेश होना ठीक है या नहीं है।
नहीं, इसमें पहली बात तो ये थी कि जैसा आपने कहा कि भ्रम ये है लोगों को कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़मीन हथियाने की कोशिश है, जो आरोप लग जी, रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 2 दिन के डिबेट के बाद ये अब लोग अपने नतीजे पर पहुँच सकेंगे कि किस तरह का ये बिल है। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू।